हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, है ना। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि ये जितने भी महत्वपूर्ण आयोग हैं, है ना, उनसे रिलेटेड अपने पास क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। तो उन सभी आयोग से जो भी प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और इन प्रश्नों को देखने के बाद फिर फ्रेंड्स और आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, कोठारी आयोग होता है, शारदा एक्ट होता है, अंटर आयोग है, सेडलर आयोग है, राधा कृष्णन आयोग है, ठीक ना। ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी आयोग हैं फ्रेंड्स, उन सभी से रिलेटेड जो प्रश्न हैं इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वो भी कितने मिलेंगे कि 100+ प्रश्न आपको मिलेंगे। लगभग 120 प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये आर पार सीरीज का 5वां वीडियो फ्रेंड्स। और यदि आपने हमारे आर पार सीरीज 2.0 का जो है 4 वीडियो नहीं देखा हुआ है, तो दोनों जो चारों वीडियो है उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी बातें रहेंगी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो दोनों का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण आयोग को। ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो आयोग है वो आपके प्री BEd और DLED में तो काम आएगा। सुंदरलाल शर्मा का हो गया, व्यापम का हो गया। उसके अतिरिक्त जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये आयोग से रिलेटेड प्रश्न आपके महत्वपूर्ण काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, देख लीजिए फ्रेंड्स। क्या है प्रश्न कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह, महिला आरक्षण या फिर बाल श्रम। तो फ्रेंड्स, जो शारदा एक्ट है वो किससे संबंधित है? वो बाल विवाह से संबंधित है। मतलब शारदा एक्ट से रिलेटेड आपको सभी प्रकार के प्रश्न लगभग मैं कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, और जितने भी आयोग आएंगे उन सभी आयोग से संबंधित प्रश्न पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है 1925 में, 1927 में, 1929 में या फिर 1930 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। शारदा एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? सन 1929 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शारदा एक्ट का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या बताना है हमें? शारदा एक्ट का प्रारंभिक नाम बताना है। ऑप्शन है चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, मिनिमम मैरिज एक्ट या फिर शारदा विवाह अधिनियम। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो है वो शारदा एक्ट का प्रारंभिक नाम है। ठीक, एक एक प्रश्न जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड, है ना। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शारदा एक्ट किसके प्रयासों से लाया गया था? ठीक है, शारदा एक्ट तो आया था लेकिन किसके प्रयास से आया था ये हमको बताना है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, हरबिलास शारदा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है चौथे प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर सी, हरबिलास शारदा के प्रयासों से जो है वो शारदा एक्ट लाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5वां है, 1929 में शारदा एक्ट के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु क्या थी? ऑप्शन है 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो फ्रेंड्स, पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष था। 1929 शारदा एक्ट के अनुसार जो लड़कियों की न्यूनतम विवाह की जो आयु थी वो कितनी थी? 14 वर्ष। और अभी कितना है फ्रेंड्स लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु? 18 वर्ष होनी चाहिए लड़कियों को, और लड़कों को उम्र जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए अभी के लिए अगर शादी करना है तो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 1929 में लड़कों की न्यूनतम विवाह आयु क्या निर्धारित की गई थी? ये शारदा एक्ट के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, शारदा एक्ट में जो लड़कों के विवाह की आयु कितनी थी ये बताना है आपको।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। 18 वर्ष शारदा एक्ट के अंतर्गत विवाह का उम्र लड़कों के लिए रखा गया था, जबकि 14 वर्ष जो है वो लड़कियों के लिए रखा गया था। ठीक है, अब दोनों में क्या हो गया, परिवर्तन आ चुके हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, शारदा एक्ट को प्रभाव में कब लाया गया था? ऑप्शन है 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1935 में। तो शारदा एक्ट को जो प्रभाव में लाया गया था फ्रेंड्स, वो कब लाया गया था? वो 1930 में लाया गया था। बना कब तक प्रभाव में लाया गया था, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कब जानते हैं? 1929 शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट में संशोधन कर लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु कितनी की गई? ऑप्शन है 15 वर्ष, 17 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो लड़कियों की विवाह करने की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, जबकि लड़कों का कितना है? 21 वर्ष है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें नंबर का प्रश्न, शारदा एक्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है शिक्षा बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह पर रोक या फिर स्वास्थ्य सुधार। जैसे कि शारदा एक्ट में ये सुनने को मिला, देखने को मिला कि जो विवाह की आयु को ही मुख्य टारगेट किया गया था इसमें। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो बाल विवाह है फ्रेंड्स, उसको रोकना है ना। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल विवाह पर रोक शारदा एक्ट का क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शारदा एक्ट किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है दंड संहिता, सामाजिक सुधार अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम या फिर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत। तो फ्रेंड्स, शारदा एक्ट जो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है ये हमको बताना है। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, किसके अंतर्गत आएगा? ये चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शारदा एक्ट किस काल में लागू हुआ था? ये हमको बताना है। ठीक है, अब शारदा एक्ट बना था तो कौन से काल में वो लागू हुआ था, ये हमको बताना है। ब्रिटिश काल में, स्वतंत्र भारत में, मुगल काल में या फिर मराठा काल में। चूँकि ये जो एक्ट बना था ये 1929 में बना था और लागू कब हुआ था? ये 1930 में लागू हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो भारत देश है वो कब आज़ाद हुआ फ्रेंड्स? 1947 में। तो ये स्वतंत्र भारत वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, मराठा काल भी जो है वो उस टाइम नहीं था फ्रेंड्स, है ना। ब्रिटिश शासन काल और बाकी कालों को यदि हम लोग देखते हैं, है ना, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिश शासन काल में शारदा एक्ट जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शारदा एक्ट लागू होने का प्रमुख कारण क्या था? ये हमको बताना है। ठीक, जो शारदा एक्ट बना था अब उसके लागू होने का प्रमुख कारण क्या था हमको बताना है। धार्मिक सुधार था, सामाजिक सुधार था, आर्थिक सुधार था या फिर राजनीतिक सुधार था। तो फ्रेंड्स, 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। मतलब शारदा एक्ट को एक सामाजिक सुधार के रूप में लागू करने का प्रयास किया गया था, है ना, और कुछ टाइम वो लागू भी था, है ना। बाकी जैसी उसमें परिवर्तन की संभावना नजर आई, फिर उसमें क्या कर दिया गया? संशोधन करते हुए शारदा एक्ट में जो नियम थे उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, शारदा का एक्ट का विरोध किसने किया? ठीक है, किसने किया था? ये है मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, आर्य समाज ने या फिर कुछ रूढ़िवादी समूहों ने। तो 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, कुछ रूढ़िवादी समूहों ने इस शारदा एक्ट का विरोध किया था। ठीक है, और ये विरोध करना स्वाभाविक था फ्रेंड्स, क्योंकि 14 वर्ष की आयु में जो लड़कियों का शरीर है वो इतना परिपक्व नहीं हुआ रहता है कि वो शादी के तुरंत बाद 15वें वर्ष में, ठीक है, गर्भधारण कर ले। अमूमन ऐसा होता है कि जैसे ही विवाह संपन्न होती है उसके साल भर में क्या है, गर्भधारण जो है वो माँ बनने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं, है ना। तो जो फिर उस टाइम में क्या होता है, जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा रहता है। तो उसी में क्या है, विरोध शुरू हुआ और कुछ रूढ़िवादी समूहों ने इसका विरोध किया, जो कि अच्छी बात थी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
शारदा एक्ट पारित होने में किस नेता की भूमिका थी? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, अभिलाष शारदा, पंडित नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स 14वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हरबिलास शारदा नाम के जो नेता थी उनकी भूमिका शारदा एक्ट पारित करवाने में मुख्य रूप से थी। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट में किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ, ये हमको बताना है। ऑप्शन है बुजुर्ग को, बच्चे को, महिलाएं को या फिर व्यापारी को। तो फ्रेंड्स 15 नंबर में जो सही उत्तर आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं को अधिक लाभ हुआ शारदा एक्ट में, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब 14 वर्ष का जो टाइम पीरियड था उसमें अगर विवाह हो जाती तो महिलाओं को कैसे लाभ प्राप्त हुआ, ये थोड़ा समझ से परे है। ठीक है, खैर अपने को उत्तर की तरफ जाना है ना। वो ये तो नियम बदल चुका है, अब उस टाइम की बात है, तो उस टाइम में जो महिलाएं थी उनको लाभ हुआ ऐसा बोला गया है। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट को पुनः संशोधित कब किया गया, ये हमको बताना है। ठीक है, शारदा एक्ट बन गया था 1929 में, लेकिन लागू हुआ था 1930 में। अब इसमें भी पुनः क्या कर दिया गया, संशोधन किया गया था। तो कब किया गया था ये हमको बताना है। ऑप्शन ये है 1949 में, 1955 में, 1978 में या फिर 2006 में। तो फ्रेंड्स शारदा एक्ट में जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था, 1978 में किया गया था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1978। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 2005 में, 2006 में, 2008 में या फिर 2010 में। तो फ्रेंड्स 17वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में जो है वो बाल विवाह निषेध अधिनियम वो है लागू हुआ था। ठीक है, 2006 में, जो अभी भी वर्तमान में जारी है। अगला प्रश्न है, देख लो, वर्तमान में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो लड़कियों की विवाह की आयु की बात की जा रही है तो वर्तमान में 18 वर्ष जो है वो निर्धारित की गई है फ्रेंड्स, है ना। और इसके पहले अगर कोई कर देते हैं तो फिर उसके खिलाफ फिर है जो जांच होती है ना, कार्रवाइयाँ होती है ना, दंड का भी प्रावधान है, ऐसा है। ठीक, अगला प्रश्न है, वर्तमान में लड़कों की आयु, ये तो मैं बता चुका हूँ, वर्तमान में जो लड़कों की आयु है जो विवाह के लिए वो है 21 वर्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट भारत में किस सुधार आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन, आर्य समाज, सामाजिक सुधार या फिर किसान आंदोलन। जैसे आप सभी को पता है कि जो आंदोलन जुड़ा हुआ था किससे जुड़ा हुआ था, सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इसलिए इस 20वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ था शारदा एक्ट जो है। अगला प्रश्न है, ये भी 20वें नंबर का प्रश्न फ्रेंड, थोड़ा त्रुटिवश BC डल गया था लेकिन इसमें मैंने सुधार नहीं किया है तो इसको आप BC मान के चलिए। ठीक है, हंटर आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? ऑप्शन है 1854 में, 1882 में, 1904 में या फिर 1920 में। तो हंटर आयोग जो है वो गठित की गई थी फ्रेंड्स, कब की गई थी? वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी के साथ 1882 में हंटर आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की स्थापना किस वायसराय ने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने। तो फ्रेंड्स हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, वैसे एक ही प्रश्न में सारे उत्तर मैं बता सकता था लेकिन ये है फ्रेंड्स आप लोगों को सहूलियत हो, और क्योंकि देखो यहाँ पे प्रिंटेड मिल रहा है आपको तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और मैं जैसे लिखूँगा तो आपको नोट्स बनाने में थोड़ा समस्या जा सकती है क्योंकि मैं बोलूँगा और मोबाइल का स्क्रीन है जो छोटा है वो, और फिंगर से इसको क्या करना है लिखने में थोड़ा इसमें बड़ा बड़ा लिखावट हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो प्रिंटेड है उसको आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, अब हंटर आयोग का आपको क्या बताना है, अध्यक्ष बताना है। ऑप्शन है विलियम हंटर, थॉमस मैकाले, हरकोर्ट बटलर या फिर चार्ल्स वुड। तो फ्रेंड्स हंटर आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था फ्रेंड्स? विलियम हंटर जो थे
हंटर आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हंटर आयोग किस उद्देश्य से गठित किया गया था? ऑप्शन है कर सुधार के लिए, शिक्षा की समीक्षा हेतु, औद्योगिकरण के लिए, या फिर पुलिस सुधार हेतु। तो हंटर आयोग जो गठित की गई थी फ्रेंड्स, वो किस लिए की गई थी? वो की गई थी शिक्षा की समीक्षा हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया? ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सैन्य शिक्षा, या फिर चिकित्सा शिक्षा। तो फ्रेंड्स, हंटर आयोग ने जिस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात किया था वो कौन था फ्रेंड्स? वो था प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा किससे रिलेटेड है? आपके DELED से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपके पास ये DELED होना चाहिए, और DELED के लिए ये जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किस भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की थी? अंग्रेजी में, संस्कृत में, फारसी में, या फिर मातृभाषा में? तो 25 नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स, वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। मातृभाषा में जो है वह शिक्षा देने की बात हंटर आयोग ने सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है हमारा, हंटर आयोग ने शिक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी? ऑप्शन है केंद्र सरकार को, प्रांतीय सरकार को, जिला परिषद को, या फिर नगर निगम को। तो फ्रेंड्स, हंटर आयोग ने जो शिक्षा के लिए जिम्मेदार समझा, किसको समझा फ्रेंड्स? उन्होंने समझा प्रांतीय सरकार जो थी उस टाइम, है ना, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व की बात है ना। तो जो भी प्रांत में सरकारें थी उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आपको शिक्षा में बेहतर परिणाम लेके आना है, बेहतर सुधार करना है, ये सब। ठीक है, अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने महिला शिक्षा के बारे में क्या सिफारिश की? प्रतिबंधित की जाए, केवल मिशनरी स्कूलों में हो, प्रोत्साहित की जाए, या फिर केवल धार्मिक हो? तो हंटर आयोग ने जो है वो फ्रेंड्स महिला शिक्षा के बारे में क्या सिफारिश की थी? कि उनको प्रोत्साहित किया जाए, ये सिफारिश उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, हंटर आयोग की रिपोर्ट जो है वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1883 में, 1885 में, 1890 में, या 1900 में? तो फ्रेंड्स, हंटर आयोग की जो रिपोर्ट है वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? वो की गई थी फ्रेंड्स 1883 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयोग ने शिक्षकों के लिए क्या आवश्यक बताया? विदेश यात्रा, प्रशिक्षण, कम वेतन, या फिर अनुशासन? तो शिक्षकों के लिए क्या जरूरी है फ्रेंड्स? शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा पर, धार्मिक शिक्षा पर, व्यावसायिक शिक्षा पर, या फिर खेलकूद पर? तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, किस शिक्षा पर बल देगी? तो व्यावसायिक शिक्षा पर बल देगी हंटर आयोग जो है। ठीक, आयोग से यहाँ पे संबंधित है, ये आयोग किससे संबंधित है? हंटर आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो हंटर आयोग एक प्रकार से महिलाओं के ऊपर भी फोकस्ड रही। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर फोकस्ड रही, और जो शिक्षकों का प्रशिक्षण है उसके ऊपर भी उनका जो ध्यान था वो पर्याप्त रहा था। ठीक है, इस प्रकार मतलब कह सकते हैं कि हंटर आयोग जो है वो एक अच्छे विचार के साथ जो है वो बनी हुई थी। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने निजी शिक्षण संस्थानों के विषय में क्या कहा? उन्हें बंद किया जाए, उन्हें सरकारी सहायता दी जाए, उन्हें नियंत्रित किया जाए, या फिर उन्हें मान्यता न दी जाए? तो 31 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें सरकारी सहायता दी जाए। देखो, अब जो निजी संस्थान से थे, ठीक है, उनके लिए भी उनके विचार जो थे बहुत अच्छे थे कि उनको सरकारी सहायता देकर उनमें सुधार किया जाए, ऐसा उनका क्या था? उद्देश्य था। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर का, हंटर आयोग ने किस वर्ग की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा? शहरी वर्ग, उच्च वर्ग, ग्रामीण वर्ग, या फिर सैनिक वर्ग?
तो किस वर्ग में ज़्यादा अपने को ध्यान देने की आवश्यकता रहती है फ्रेंड्स, वो रहती है ग्रामीण क्षेत्र में। तो हंटर आयोग ने भी क्या किया था कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, है ना, जितने भी शिक्षा प्राप्त करने योग्य हैं, है ना, उन सभी वर्गों के ऊपर फोकस करने की बात हंटर आयोग ने की थी। मतलब ग्रामीण वर्ग को ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया था हंटर आयोग में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आयोग ने शिक्षा का प्रचार किस स्तर पर करने की बात की? केवल शहरों में, केवल विश्वविद्यालयों में, जमीनी स्तर पर, गांव पर, या फिर विदेशों में? देखो कितनी अच्छी बात है फ्रेंड्स कि आयोग कहाँ कहाँ तक पहुँचने की कोशिश में लगा हुआ था। ठीक है, तो कहाँ से वो ज़मीनी स्तर तक पहुँचने की बात उन्होंने किया था कि शिक्षा का प्रचार ज़मीनी स्तर तक, मतलब गांव-गांव पर होनी चाहिए, ये बात हंटर आयोग ने की थी, जो एक बहुत ही अच्छी जो उदाहरण है वो दिख रही है। अगला प्रश्न है हमारा, हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? शिक्षा का केंद्रीकरण, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का प्रांतीकरण, या फिर शिक्षा में धार्मिक अनिवार्यता? तो फ्रेंड्स, हंटर आयोग की जो प्रमुख सिफारिश थी वो क्या थी? आप सभी को पता है कि शिक्षा जो है वो पूरा प्रांतीकरण, शिक्षा का प्रांतीकरण हो। ठीक है, पूरे प्रांत में जो है वो शिक्षा है अपने अच्छे रूप में देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए, ऐसा प्रमुख सिफारिश थी हंटर आयोग की। अगला प्रश्न है हमारा, हंटर आयोग किस सुधार आंदोलन से जुड़ा था? स्वतंत्रता आंदोलन, शिक्षा सुधार आंदोलन, दलित सुधार, या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, शिक्षा सुधार आंदोलन से हंटर आयोग जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही शारदा एक्ट जो था वो किससे संबंधित था? वो बाल विवाह से संबंधित था। ठीक है, मैरिज से संबंधित था फ्रेंड्स, है ना, और हंटर आयोग जो है वो शिक्षा सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, हंटर आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल डिग्री आधारित, धार्मिक, व्यावहारिक और व्यावसायिक, या फिर मौखिक परंपरा पर आधारित? तो हंटर आयोग के अनुसार जो है विश्वविद्यालय में शिक्षा कैसी होनी चाहिए थी फ्रेंड्स? वो होनी चाहिए थी व्यावहारिक और व्यावसायिक। मतलब शिक्षा ऐसी हो कि उसको हम लोग व्यवहार में भी डालें और उसको हम लोग व्यवसाय में भी लगा सकें, है ना। मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट होने वाली, उसका व्यवसाय में, व्यापार में क्या उसको उपयोग है, क्या उसका उपयोग करेंगे और किससे, मतलब किस बेहतर तरीके से लाभ अर्जित करेंगे, ये सारी बातें जो है हंटर आयोग के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किस वर्ग की शिक्षा की उपेक्षा नहीं करने की बात की? ऑप्शन है व्यापारिक वर्ग, शासक वर्ग, अनुसूचित जातियां, या फिर अंग्रेज अफसर? तो फ्रेंड्स, उस टाइम आप सभी को पता होगा कि अनुसूचित जातियों के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार होता था, है ना। तो आयोग ने इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की बात की थी। तो अनुसूचित जातियों की शिक्षा की उपेक्षा नहीं करनी है, ऐसा हंटर आयोग ने माना था। ठीक है, तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किस शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात की? लड़कों की, तकनीकी की, बालिकाओं की, या फिर धार्मिक की? तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालिकाओं की। क्योंकि बालिकाएं जब पढ़ेंगी तो उनके घर में बहुत सारे लोग सीखने वाले हो जाएंगे। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि माँ जब पढ़ती है, ठीक है, माँ जब पढ़ी लिखी रहती है तो घर के सारे बच्चे लोग फिर शिक्षित होना शुरू कर देते हैं, ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 39 का, आयोग की सिफारिशों के अनुसार, आयोग मतलब हंटर आयोग की बात चल रही है ना, ठीक है, तो स्कूलों में किसे बढ़ावा दिया जाए? ऑप्शन है केवल अंग्रेजी शिक्षा को, भारतीय भाषाओं में शिक्षा को, फारसी भाषा को, या फिर संस्कृत भाषा को? तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय भाषाओं में शिक्षा को क्या है, स्कूलों में बढ़ावा दिया जाए, ऐसा सिफारिश किया गया था। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की रिपोर्ट का उद्देश्य था? ऑप्शन है भारत में सेना बढ़ाना, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना,
उद्योगों को बढ़ावा देना या फिर न्याय प्रणाली को सुधारना। तो हंटर आयोग का जो रिपोर्ट आया था उसका क्या उद्देश्य था फ्रेंड्स, वो था शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर था। ठीक है, तो 40वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अब हम लोग कोठारी आयोग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, कोठारी आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1964, 1968, 1952 या फिर 1976। तो कोठारी आयोग की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय सुधार आयोग या फिर शिक्षा नीति आयोग। तो कोठारी आयोग का जो पूर्ण नाम है फ्रेंड्स वो क्या चीज़ है? वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का अध्यक्ष कौन था? DS कोठारी, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, राधाकृष्णन या फिर हंटर। बहुत सरल सा ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो DS कोठारी जो थे वो कोठारी आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, DS कोठारी कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 44 नंबर का है, देख लो कि कोठारी आयोग ने कितनी वर्षों की शिक्षा को समान विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत रखने की सिफारिश की? ऑप्शन है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 10-2 वर्ष। तो फ्रेंड्स 44 का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, 10-2 वर्ष जो है वो समान विद्यालय में शिक्षा को रखने की बात जो है वो सिफारिश के रूप में की गई थी कोठारी आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, कोठारी आयोग ने किस शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? 5-3-3-4, 10-2-3, 12-3, 8-4। तो फ्रेंड्स कोठारी आयोग ने जो शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी, ठीक है, उसकी जो है वो क्या है? 10-2-3। मतलब ये 10वीं के बाद 12वीं और 12वीं के बाद 3 साल का क्या हो जाएगा? स्नातक हो जाएगा। ठीक है, इसकी सिफारिश इन्होंने की थी कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर कौन सी नीति बनी? ऑप्शन है नई शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 2005 या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो 46 का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा नीति 1968 जो है वो कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कोठारी आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या फिर खेल शिक्षा। तो 47 का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक शिक्षा पर कोठारी आयोग फोकस्ड रहा और इसी पर उन्होंने क्या दिया? बल दिया था। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है डिग्री प्राप्त करना, नौकरी पाना, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास या फिर विदेश जाना। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, कोठारी आयोग के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य था वो क्या था? सामाजिक और राष्ट्रीय विकास करना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कोठारी आयोग के अनुसार कौन सी भाषा माध्यम होनी चाहिए? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा या फिर संस्कृत। तो 49 का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा जो है वो माध्यम होनी चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, हंटर आयोग भी मातृभाषा के ऊपर बात कर रही है और बल दी, और कोठारी आयोग भी मातृभाषा के ऊपर बल दे रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने किस योजना की सिफारिश की? 3 भाषा सूत्र, 4 भाषा सूत्र, द्विभाषा नीति या फिर एक भाषा नीति। तो फ्रेंड्स कोठारी आयोग ने जो योजना की सिफारिश की थी वो क्या थी फ्रेंड्स? वो थी 3 भाषा सूत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कोठारी आयोग ने शिक्षा में किसके समन्वय की बात की थी? विज्ञान और धर्म की, शिक्षा और राजनीति की, सामान्य शिक्षा और कार्य शिक्षा की, या फिर डी ऑप्शन है प्रशासन और न्याय की। तो फ्रेंड्स 51 का जो सही उत्तर होने वाला है, देखते ही पता चल जाएगा, सामान्य शिक्षा और कार्य शिक्षा को समन्वय करने की बात थी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार किसे राष्ट्रीय एकता का साधन माना गया? धर्म को, खेल को, शिक्षा को, या फिर सेना को? तो राष्ट्रीय एकता का जो साधन माना गया फ्रेंड्स, किसको माना गया? शिक्षा को माना गया कोठारी आयोग के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1965 में, 1966 में, 1968 में, या फिर 1970 में? तो फ्रेंड्स कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी, कब प्रस्तुत की गई थी? वो थी 1966 में। ठीक है, इसलिए 53वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कोठारी आयोग ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश की सिफारिश की थी? रक्षा पर, कृषि पर, शिक्षा पर, उद्योग पर? तो कोठारी आयोग शिक्षा से रिलेटेड है, तो शिक्षा पर ही ज़्यादा निवेश करने की सिफारिश करेगा, है ना, इसलिए 54 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, कोठारी आयोग ने शिक्षा का कितने प्रतिशत जीडीपी खर्च करने की सिफारिश की? 3%, 4%, 6%, या फिर 2%? तो शिक्षा पर जो खर्च करने की बात की गई थी फ्रेंड्स, वो कितने प्रतिशत की करने के लिए की गई थी? वो की गई थी 6% करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कोठारी आयोग का मुख्य नारा क्या था? शिक्षा सभी के लिए, शिक्षा ही शक्ति, शिक्षा के बिना विकास नहीं, शिक्षा एकता और विकास का माध्यम है। तो 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा एकता और विकास का माध्यम है। ये कोठारी आयोग का मुख्य नारा था। इसको भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोठारी आयोग ने किस प्रकार के मूल्य शिक्षा में शामिल करने की सिफारिश की थी? सांप्रदायिक, धार्मिक, नैतिक और सामाजिक, या फिर आर्थिक? तो फ्रेंड्स सीधा सा उत्तर है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नैतिक और सामाजिक जो मूल्य हैं वो शिक्षा में शामिल होनी चाहिए, और इसकी सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोठारी आयोग ने किस स्तर की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी? माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक, प्राथमिक, 14 वर्ष तक, या फिर स्नातक? तो कोठारी आयोग जो बना था फ्रेंड्स, वो किन के लिए बना था? वो प्राथमिक स्तर जिसमें 14 वर्ष तक की शिक्षा जो थी वो निःशुल्क और अनिवार्य हो, वो इसकी सिफारिश कोठारी आयोग ने की थी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का कार्यकाल कितना था? 1 वर्ष का था, 2 वर्ष का था, 3 वर्ष का था, 4 वर्ष का था? तो फ्रेंड्स कोठारी आयोग का जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था? वो 3 वर्ष के लिए बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कोठारी आयोग किसके अधीन कार्य कर रहा था? केंद्र सरकार के अधीन, संसद के अधीन, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत? तो फ्रेंड्स चूँकि हमारा जो देश था वो क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था, है ना, तो वो किसके अंतर्गत काम कर रहा था इसको हमको बताना है। तो 60 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, इसके अधीन कार्य कर रहा था कोठारी आयोग जो है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा प्रश्न आ रहा है सैडलर आयोग से। ठीक है, सैडलर आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1902 में, 1917 में, 1920 में, या फिर 1935 में? ठीक है, इन सभी जो योग हैं फ्रेंड, जो आयोग हैं, उनका क्रम आपको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कोठारी आयोग पहले आया था, या फिर सैडलर आयोग पहले आया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। शारदा एक्ट पहले आया था, या फिर कोठारी आयोग पहले आया था, मतलब इनका क्रम जो है वो सन वाइज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ताकि
आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो फिर आप हड़बड़ाए ना, ठीक है। तो सैडलर आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये हमको बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में जो है वो सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। मतलब हंटर आयोग जैसे बना उसके बाद सैडलर आयोग बना, उसके बाद कोठारी आयोग बना है, ऐसा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सैडलर आयोग का पूरा नाम क्या था, ठीक है। पूरा नाम याद रखना ना, कोठारी आयोग का भी, ठीक है, सैडलर आयोग का भी, हंटर आयोग का भी आपको पूरा नाम रखना है। भारतीय शिक्षा आयोग, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय सुधार आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो फ्रेंड्स 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग जो है सैडलर आयोग का पूरा नाम था। जबकि जो देखो इसके पहले जो कोठारी आयोग आया था वो किसके लिए था, प्राथमिक शिक्षा के लिए था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन प्राथमिक शिक्षा के लिए था, कौन माध्यमिक शिक्षा के लिए था और कौन विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था, ठीक है। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है DS कोठारी जी, JF सैडलर जी, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर विलियम हंटर। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है कि जो नाम है वो उसका अध्यक्ष कौन रहेगा, वही रहेगा। JF सैडलर जो है सैडलर आयोग का क्या था, अध्यक्ष था, जबकि DS कोठारी कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा सैडलर आयोग किस विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु गठित किया गया था। मुंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, है ना, अभी ऊपर ही देखे हो, कोलकाता विश्वविद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु सैडलर आयोग का गठन किया गया था। तो 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग ने कुल कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की थी। 1, 2, 3, 4। तो सैडलर आयोग ने जो कुल कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी फ्रेंड्स, 2 रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी। 10 धन, 2 धन, 3 धन प्रणाली, इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना, धार्मिक शिक्षा या फिर विदेशी शिक्षा को लागू करना। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि सैडलर आयोग विश्वविद्यालय से संबंधित आयोग थी, है ना। तो उसकी जो प्रमुख सिफारिश रहेगी वो किससे रिलेटेड रहेगी, वो विश्वविद्यालय से रिलेटेड रहेगी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना करना सैडलर आयोग की प्रमुख सिफारिश थी, ठीक है। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग की रिपोर्ट में किस शिक्षा स्तर पर विशेष बल दिया गया था। ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर या फिर तकनीकी शिक्षा पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा पर जो है सैडलर आयोग आधारित थी, है ना। और कॉलेज विश्वविद्यालय से रिलेटेड थी, इसलिए सैडलर आयोग ही उच्च शिक्षा के बारे में सोचेगी। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रवेश स्तर क्या होना चाहिए। कक्षा 8, कक्षा 10, इंटरमीडिएट 12वीं के बाद या फिर स्नातकोत्तर। तो सीधी सी बात है फ्रेंड, 10वीं 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद सीधा कोई विश्वविद्यालय थोड़ी पहुंच जाएगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना। वो पहुंचेगा तो 12वीं के बाद ही पहुंचेगा, है ना। तो यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आयोग ने, मतलब सैडलर आयोग की बात हो रही है ना, ठीक है। आयोग ने विश्वविद्यालयों को किससे मुक्त करने की सिफारिश की। सरकार के नियंत्रण से, उच्च माध्यमिक शिक्षा से, निजी प्रबंधन से या फिर विदेशी पाठ्यक्रम से। तो फ्रेंड्स 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, उच्च माध्यमिक शिक्षा से जो है मुक्त करने की सिफारिश की गई थी आयोग द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग ने किस नई संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इंटरमीडिएट कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, मिशनरी स्कूल या फिर औद्योगिक संस्थान। तो फ्रेंड्स प्राथमिक विद्यालय को तो आप यहीं से हटा सकते हैं, ठीक है, बच गया 3। तो तीनों में से जो प्रमुख रूप से नई संस्था स्थापित करने की बात की गई थी
वो इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापना करना है, ऐसा सैडलर आयोग का सिफारिश था। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का क्या महत्व है? ऑप्शन है प्रशासनिक नियंत्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता या फिर विदेशी निवेश। तो फ्रेंड्स, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का मतलब सीधी सी बात है कि वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की उसमें क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, ये कही जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, सैडलर आयोग ने किस विषय पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की थी? धार्मिक शिक्षा पर, महिला शिक्षा पर, नैतिक शिक्षा पर या फिर तकनीकी शिक्षा पर? तो फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय के लिए आयोग बनी हुई थी, है ना, तो निश्चित रूप से इनकी जो सोच रहेगी वो क्या रहेगी, ऊपर की रहेगी। मतलब सीधी सी बात है, जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं रहेंगी तब तक कहाँ बाकी शिक्षा हम लोग दे पाएंगे, ऐसा है ना। तो महिला शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने की बात जो है सैडलर आयोग की सिफारिश थी। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, आयोग ने, मतलब सैडलर आयोग की बात हो रही है, ठीक है, विश्वविद्यालयों के प्रशासन में किसे भागीदार बनाने की बात की? ऑप्शन है छात्र को, शिक्षक को, राज्य सरकार को या फिर जनता को। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, कौन भागीदार बनेगा? तो वो बनेगा फ्रेंड्स शिक्षक बनेंगे, है ना। शिक्षक जब भागीदार बनेंगे तभी तो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी, है ना। शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से विश्वविद्यालय खुल जाएंगे, तो केवल छात्र बस थोड़ी पढ़ेंगे, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, सैडलर आयोग ने किस योजना की सिफारिश की थी? 10 धन 2, 3 भाषा फार्मूला, द्विस्तरीय शिक्षा प्रणाली या फिर केंद्रीकृत पाठ्यक्रम? तो फ्रेंड्स, सैडलर आयोग ने जो सिफारिश की थी वो किसकी की थी? द्विस्तरीय शिक्षा प्रणाली की उन्होंने बात की थी। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग का जो रिपोर्ट है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1917 में, 1919 में, 1920 में या फिर 1921 में? तो किस वर्ष ये प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स? सैडलर आयोग की जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित हुई थी 1919 में, ठीक है। और 1919 में एक महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी वो क्या हुई थी, आप सभी को पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। रोलेट एक्ट आया था 1919 में ही, आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ना, है ना। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड्स देखो, सैडलर आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों को किसके अधीन कार्य करना चाहिए? ऑप्शन है राज्य सरकार के अधीन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन, विश्वविद्यालयों की स्वयं की समिति या फिर ब्रिटिश संसद? तो फ्रेंड्स, 76 का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालयों की स्वयं की समिति होनी चाहिए और उनके अधीन ही वो कार्य करे, ऐसा सैडलर आयोग का मतलब बोला था। सैडलर आयोग का ये सिफारिश था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग ने कितने वर्षों के सामान्य विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की अनुशंसा की? 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की या फिर 5 वर्ष की? तो 77 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष की जो है पाठ्यक्रम होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अनुशंसा में कहा। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग की सिफारिशों से किस नीति की नींव पड़ी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, विश्वविद्यालय सुधार नीति, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर नई शिक्षा नीति 2020? तो फ्रेंड्स, ये नई शिक्षा नीति 2020 तो हट जाएगी क्योंकि ये अभी हुई है ना। 1968 भी हट जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है कब आई थी? कोठारी जो हंटर आयोग थी उसके बाद जो है वो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो बनी थी, है ना। तो सैडलर आयोग की सिफारिशों से किस नीति की नींव पड़ी थी उसको हमको बताना है। तो 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय सुधार नीति की, ठीक है। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों में अध्ययन का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी या फिर संस्कृत?
तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, क्या होगी? वो होगी अंग्रेजी होगी। 79 की बात हो रही, उच्च शिक्षा की बात हो रही है, मतलब उच्च शिक्षा मतलब अंग्रेजी में आपको शिक्षा ग्रहण करना है। और विश्वविद्यालयों की बात हो रही है, तो विश्वविद्यालयों में जब अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट जो है वो एक विद्यार्थी को अच्छे से होगा। और वो जैसे अन्य विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश में महारत हासिल किए हैं, उनके साथ उनको कंपटीशन करने में मज़ा आएगी। फिर ऐसा उनका क्या था, सिफारिश था। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग किसके अधीन गठित किया गया था? भारत सरकार के, ब्रिटिश सरकार के, शिक्षा मंत्रालय के या फिर संसद के? चूँकि उस टाइम भारत सरकार नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस टाइम स्वतंत्र नहीं हुई थी भारत जो है ना। और संसद भी नहीं थी उस टाइम, कह दो, है ना। संसद जो थी वो ब्रिटिशों के हाथ में थी। तो अब 2 ऑप्शन बच गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राधा कृष्णन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? अब हम लोग राधा कृष्णन आयोग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। 1948 में, 1952 में, 1964 में या फिर 1986 में। तो फ्रेंड्स 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948 में। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद किसकी स्थापना की गई थी? राधा कृष्णन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। राधा कृष्णन आयोग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एक अन्य नाम भी है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर उच्च शिक्षा आयोग। तो फ्रेंड्स 82 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से हम लोग राधा कृष्णन आयोग को जानते हैं। मतलब सैडलर आयोग और जो सैडलर आयोग और राधा कृष्णन आयोग है, लगभग एक ही प्रकार का आयोग था। ठीक है, विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये हमको बताना है। ठीक है, इस आयोग बोला गया मतलब राधा कृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये हमको बताना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर DS कोठारी या फिर JF सेटलर? तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो इस आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, राधा कृष्णन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हमको बताना है। प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा? बिल्कुल नहीं। माध्यमिक शिक्षा का विकास? ये भी नहीं। विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा और सुधार? तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना? तो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात भी राधा कृष्णन आयोग में नहीं किया गया था। तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा और सुधार करने की बात राधा कृष्णन आयोग का मुख्य उद्देश्य था। तो 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, आयोग ने, मतलब ये राधा कृष्णन आयोग की बात चल रही है ना। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग ने किस भाषा में उस शिक्षा की अनुशंसा की थी? मातृभाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में या फिर संस्कृत में? तो स्वाभाविक सी बात है फ्रेंड्स, स्वतंत्र हो चुकी है अपनी जो इंडिया है वो स्वतंत्र हो चुकी है। तो 85 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी में। सैम सैडलर आयोग ने जैसे सिफारिश की थी कि जो उच्च शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में है, वैसे ही मतलब जो राधा कृष्णन आयोग है उन्होंने भी सिफारिश की कि जो उच्च शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में देनी चाहिए, ऐसा करके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एटी 86 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। राधा कृष्णन आयोग ने उस शिक्षा में किस प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता पर बल दिया? प्रशिक्षित और योग्य, सस्ते और अल्प वेतन वाले, धार्मिक, विदेशी? तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जो प्रशिक्षित रहेंगे और योग्य रहेंगे उनके ऊपर ही तो ज़्यादा बल दिया जाएगा, है ना। तो 86 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर का प्रश्न है हमारा कि आयोग ने विश्वविद्यालयों की किस विशेषता पर बल दिया? केंद्रीकरण पर, व्यावसायीकरण पर, स्वायत्तता पर या फिर निजीकरण पर? तो 87 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वायत्तता पर जो है विशेष बल दिया गया था। राधा कृष्णन आयोग
और सैडलर आयोग, ठीक है, दोनों का जो विशेष बल था वो किस पर था? स्वायत्तता पर था। मतलब स्वतंत्र रखना है विश्वविद्यालयों को, एक समिति गठित करना है और उसी समिति के हिसाब से जो है विश्वविद्यालय संचालित होगी। ये दोनों आयोगों का क्या था? सिफारिश था, सैडलर आयोग का भी और राधाकृष्णन आयोग का भी। अगला प्रश्न है, आयोग ने मतलब राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयों में कौन सी गतिविधियों को बढ़ावे की सिफारिश की? धार्मिक उपदेश की, राजनीति की, अनुसंधान और नवाचार की या फिर सैन्य प्रशिक्षण की? तो 88 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, आप सभी को जैसे नज़र आ रहा होगा, अनुसंधान और नवाचार करने की बात जो है वो विश्वविद्यालय जो राधाकृष्णन आयोग जो थी वो विश्वविद्यालयों में इन्हीं गतिविधियों को बढ़ाने की सिफारिश करती है। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा? धार्मिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को, उच्च शिक्षा को या फिर प्राथमिक शिक्षा को? तो राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की बात की जा रही है, तो किस प्रकार की शिक्षा को हम लोग राष्ट्रीय विकास से जोड़ सकते हैं? तो 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा को हम लोग राष्ट्रीय विकास से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राधाकृष्णन आयोग ने किस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की प्रेरणा दी? 26 जनवरी, 5 सितंबर, 15 अगस्त, 14 नवंबर? जैसे कि सबको पता है ये बहुत आसान सा प्रश्न है, तो 5 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन की सिफारिश की? विदेशी, मनोरंजनात्मक, उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें या फिर धार्मिक? तो फ्रेंड्स, उच्च गुणवत्ता वाली जो पाठ्य पुस्तकें रहेंगी वही तो उच्च कक्षाओं में ज़्यादा काम कर रहेंगी, है ना। तो इन्हीं पुस्तकों के प्रकाशन की सिफारिश आयोग द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, राधाकृष्णन आयोग ने किस विषय पर अनिवार्य पाठ्यक्रम की सिफारिश की? धर्मशास्त्र पर, नैतिक शिक्षा पर, सैन्य प्रशिक्षण पर या फिर संगीत पर? तो 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे सैडलर आयोग भी नैतिक शिक्षा के ऊपर बल देने की बात करता है, वैसे राधाकृष्णन भी नैतिक शिक्षा के ऊपर अनिवार्य जो है पाठ्यक्रम रखने की बात करता है। मतलब एक प्रकार से राधाकृष्णन जो आयोग है वो सैडलर आयोग का कॉपी पेस्ट है, ऐसा थोड़ा फील हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयों को किस प्रकार की स्वतंत्रता देने की सिफारिश की? वित्तीय स्वतंत्रता, प्रशासनिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता? तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, प्रशासनिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता जो मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा विश्वविद्यालय जो है। तो 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों से किस संस्थान की स्थापना हुई? SCERT, NCERT, UGC या फिर AICT? तो फ्रेंड्स राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर ही क्या गठित की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, उसी की स्थापना की बात आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई। तो 94 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आयोग ने छात्रों में कौन सी भावना विकसित करने पर बल दिया? जातीयता, राष्ट्रीयता और सामाजिक उत्तरदायित्व, धार्मिक कट्टरता या फिर राजनीतिक चेतना? तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और सामाजिक उत्तरदायित्व अगर समझेंगे, ठीक है विद्यार्थी, तो ज़्यादा हितकर रहेगा देश के लिए। ऐसा जो है भावना विकसित किया जाए, ये इसी बात पर जो है बल दिया गया था राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, राधाकृष्णन आयोग ने पाठ्यक्रम में किसका समावेश आवश्यक माना? विदेशी इतिहास का, नैतिक मूल्य का, व्यापारिक विषय का या फिर खेलकूद का? तो 96 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मूल्य, ठीक है। कॉपी पेस्ट है पूरा सैडलर आयोग का ये, तो है ना। अगला प्रश्न है हमारा,
आयोग ने विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित करने की सिफारिश की? विदेश जाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, सेवा भाव और चरित्र निर्माण के लिए, या फिर राजनीति में भाग लेने के लिए? तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, यहाँ पे सेवा भाव और चरित्र निर्माण के लिए जो है वो आयोग ने सिफारिश की थी और ये उनका प्रेरणा था एक प्रकार से कहा जाए, है ना। तो 97 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1948 में, 1949 में, 1950 में, या फिर 1952 में? तो फ्रेंड्स 1948 में तो ये गठन हुआ था राधाकृष्णन आयोग का, ठीक है। तो रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था 1949 में फ्रेंड्स, ठीक है, एक वर्ष बाद किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को किसके अनुरूप बनाने की बात कही? विदेशी मॉडल, ब्रिटिश प्रणाली, भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार, या फिर धार्मिक परंपराओं के अनुसार? तो राधाकृष्णन आयोग ने जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसको किसके अनुरूप बनाने की पेशकश की थी? तो उन्होंने की थी फ्रेंड्स भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा, राधाकृष्णन आयोग ने भारत के किस विकास में शिक्षा को सहायक माना? ऑप्शन है धार्मिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास, या फिर औद्योगिक विकास? तो फ्रेंड्स 100 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में राधाकृष्णन आयोग ने जो है शिक्षा को सहायक माना था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 100 प्रश्न हो गए, 101 नंबर का है। अब हम लोग मुदलियार आयोग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मुदलियार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1948 में, 1952 में, 1964 में, या फिर 1976 में? तो फ्रेंड्स मुदलियार आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1952 में हुई थी, ठीक है। मतलब जस्ट 4 साल बाद क्या, तो 1948 में क्या बना था आपका? राधाकृष्णन आयोग बना था, है ना। और उसके 4 साल बाद जो है वो मुदलियार आयोग बना। अगला प्रश्न है हमारा, मुदलियार आयोग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो मुदलियार आयोग को जिस शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से। ध्यान रखना ना, ये आपके बीएड पाठ्यक्रम में जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इनरोल किया है वो ये उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है मुदलियार आयोग जो है, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग किससे रिलेटेड है? मुदलियार आयोग से, ठीक है। सैडलर और राधाकृष्णन किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है, जबकि कोठारी आयोग जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मुदलियार आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये आपको पता चल गया है ना, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो है वो इनके मुदलियार आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुदलियार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा में सुधार, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा के लिए बना था। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा और सुधार, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने वर्षों का बताया? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, या फिर 4 वर्ष का? तो फ्रेंड्स 105 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष का उन्होंने माध्यमिक शिक्षा को बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुदलियार आयोग ने कौन सी योजना की सिफारिश की थी? 10 धन 2 धन 3 योजना, 5 धन 3 धन 3 धन 4 योजना? ये तो अपना नई शिक्षा नीति जो है ना 2020, ये उसका फार्मूला है, ठीक है। 6 धन 3 धन 3 योजना, या फिर 8 धन 4 योजना? तो मुदलियार आयोग ने जिसकी सिफारिश की थी फ्रेंड्स वो थी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 10 धन 2 धन 3, मतलब 10वीं के बाद 12वीं के बाद 3 साल का स्नातक हो, ठीक है। स्नातक बोले तो ग्रेजुएशन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, आयोग ने शिक्षा में किसके समावेश पर बल दिया? धर्म, राजनीति, कार्य शिक्षा, विदेशी भाषा? तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, कार्य शिक्षा के ऊपर जो है वो बल दिया जाएगा, है ना। तो 107 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है हमारा, मुदलियार आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा को महत्व दिया? केवल सैद्धांतिक, व्यावसायिक और नैतिक, धार्मिक या फिर मनोरंजनात्मक? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्यावसायिक और नैतिक शिक्षा के ऊपर जो है वो महत्व दिया गया था मुदलियार आयोग ने। अगला प्रश्न है हमारा, मुदलियार आयोग ने पाठ्यक्रम में किसके समावेश की सिफारिश की थी? केवल अकादमिक विषय, संगीत और चित्रकला, सामाजिक विज्ञान, कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, या फिर डी ऑप्शन है केवल अंग्रेजी और गणित? तो मुदलियार आयोग ने जिसकी सिफारिश की थी फ्रेंड्स वो थी ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा मिलनी चाहिए, कार्य शिक्षा भी होनी चाहिए और स्वास्थ्य शिक्षा भी देने की बात इन्होंने सिफारिश के रूप में की थी। अगला प्रश्न है, मुदलियार आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रोजगार देना, चरित्र निर्माण, नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, विदेश भेजना या फिर परीक्षा पास करना? तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, चरित्र निर्माण, नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना जो है माध्यमिक शिक्षा का क्या था? उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, आयोग ने छात्र शिक्षक अनुपात क्या सुझाया था? ये हमको बताना है। 40:1, 30:1, 25:1, 50:1। मतलब 40 छात्रों पर एक शिक्षक कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक कि 25 छात्रों पर एक शिक्षक कि 50 छात्रों पर एक शिक्षक? तो फ्रेंड्स जो मुदलियार आयोग था उन्होंने जो सुझाया था कि कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होना चाहिए, तो 111 नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, ऐसा उनका सुझाव था। अगला प्रश्न है, मुदलियार आयोग ने किस प्रकार के परीक्षा प्रणाली की आलोचना की? वस्तुनिष्ठ, निरंतर मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा प्रणाली या फिर प्रवेश परीक्षा? तो 112 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक परीक्षा प्रणाली का क्या किया था? इन्होंने आलोचना किया था मुदलियार आयोग ने। अगला प्रश्न है हमारा, आयोग ने किस प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की? साप्ताहिक परीक्षा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा या फिर केवल अंतिम परीक्षा? तो फ्रेंड्स 113 का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इस प्रक्रिया की इन्होंने सिफारिश की थी जो वर्तमान में भी जारी है फ्रेंड्स, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, आयोग ने किस प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता बताई? कम वेतन पाने वाले, नैतिक योग्य प्रशिक्षित, अनुशासनहीन, विदेश से प्रशिक्षित? तो सीधा सा उत्तर फ्रेंड्स नैतिक और योग्य रहें और प्रशिक्षित भी रहें, ऐसे शिक्षकों की उन्होंने आवश्यकता बताई थी। अगला प्रश्न है हमारा, आयोग ने छात्र जीवन में किस गतिविधि को आवश्यक बताया? धार्मिक क्रिया को, छात्र राजनीति को, सह शैक्षिक गतिविधियाँ जिसको को करिकुलम एक्टिविटीज़ बोलते हैं, या फिर ट्यूशन को? तो फ्रेंड्स जो मुदलियार आयोग थी उन्होंने किस गतिविधि को आवश्यक बताया था? तो उन्होंने सह शैक्षिक गतिविधियाँ को करिकुलम एक्टिविटीज़ को जो है वो आवश्यक बताया था। अगला प्रश्न है, आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? सामान्य शिक्षा, कृषि एवं कुटीर उद्योग से जुड़ी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या फिर धार्मिक शिक्षा? तो फ्रेंड्स ग्रामीण इलाकों की बात हो रही तो कृषि और कुटीर उद्योग से जुड़ी जो है शिक्षा जो है वो आयोग ने दी जानी चाहिए, इस पर क्या किया? बल दिया था। तो 116 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुदलियार आयोग ने माध्यमिक स्तर पर कौन सी भाषा सीखने की सिफारिश की? केवल मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी, 3 भाषा सूत्र या फिर केवल संस्कृत? तो 117 का जो सही उत्तर होने वाला फ्रेंड्स वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, त्रिभाषा सूत्र के ऊपर उन्होंने सिफारिश रखी थी। ठीक है, माध्यमिक स्तर तक त्रिभाषा सूत्र होनी चाहिए, एक तो मातृभाषा हो, ठीक है, एक तो मातृभाषा हो, ठीक है, एक अंग्रेजी हो और एक अपना जो है हिंदी हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयोग ने विश्वविद्यालयों में किसका गठन करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन है धर्मशाला की, सलाहकार समिति की, छात्र परिषद की या फिर खेल संघ की? तो जो मुदलियार आयोग था वो किसके गठन की सिफारिश करता है फ्रेंड्स?
वो करता है ऑप्शन नंबर सी छात्र परिषद स्टूडेंट काउंसिल की बात करता है। अगला प्रश्न है, मुदलियार आयोग की सिफारिशों का मुख्य फोकस किस पर था? मात्र साक्षरता पर? नहीं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर, अध्यापक प्रशिक्षण पर, या फिर केवल परीक्षा परिणाम पर? तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, और मात्र साक्षरता ये भी गलत है। बच गया दो ऑप्शन, तो 119 का जो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर उन्होंने मुख्य फोकस रखा था। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, है ना। मुदलियार आयोग किसके अधीन कार्य कर रहा था? भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार, यूजीसी, या फिर राष्ट्रपति कार्यालय? तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, किसके अंतर्गत कार्य करेगा? भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अधीन कार्य कर रहा था मुदलियार आयोग। ठीक है, तो ये थे 120 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, है ना। आप इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जितना समय आपको मिल रहा है उतने बार देखें तो आप उतने ही कंठस्थ हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो इन प्रश्नों का आप निश्चित रूप से रिवीजन में लीजिए और बेहतर परिणाम पाइए। ठीक, देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है ना। पढ़ने के साथ साथ आपको उसको समझना कहीं ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़िए और लंबे समय तक उसको मेमोराइज रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। धन्यवाद।